नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बताते हैं आज न्यूज टुनाइट में क्या है ऑन द शो। जी हां, सबसे पहले सबको सस्ता घर, ऐसा होने जा रहा है और ऐसा हुआ तो सबको सस्ता घर मिलेगा। अफोर्डेबल लोन को इंफ्रा लोन में बदलने की तैयारी में है सरकार और ऐसा होने पर सबको सस्ता घर मिलने का सपना साकार हो सकता है। उधर ममता ने जिंदल ग्रुप को चेतावनी दी है कि पश्चिम मिदनापुर में अपना जल्दी से काम शुरू कर दे वरना आवंटित जमीन वापस ली जा सकती है। और तीसरी खबर, गार पर कंफ्यूजन बरकरार है। जानकारों का मानना है कि सरकार अभी कंफ्यूज है इस मुद्दे पर कि इसे लागू किया जाए या ना किया जाए। उधर वैदिक से वास्ता नहीं, ये कहा है सरकार ने, ये भी है ऑन द शो। और सिलेबस पर बढ़ा बवाल, यूपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। और बाजार में तेजी लौटी है, किस कदर लौटी है और कौन से इंडेक्स में लौटी है, ये भी आज देखेंगे आप ऑन द शो। लेकिन सबसे पहले बात सस्ते घर की। जी हां, घर खरीदना अब सस्ता हो सकता है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन को इंफ्रा लोन का दर्जा दे दिया है। इसके तहत देश भर में 50 लाख रुपए तक के मकान पर 40 लाख रुपए तक का होम लोन इंफ्रा लोन माना जाएगा, जबकि चार मेट्रो बेंगलुरु और हैदराबाद में ये सीमा ज्यादा है। इन शहरों में 65 लाख रुपए तक के मकान पर 50 लाख रुपए तक का लोन इंफ्रा लोन माना जाएगा। इंफ्रा लोन के तहत बिल्डर्स को बैंक से आसान और सस्ता लोन मिल सकेगा। ऐसे में बिल्डर्स को सस्ता लोन मिला तो ग्राहकों के लिए मकान खरीदना सस्ता हो सकता है। तो घर सस्ता होने पर बिल्डर्स का क्या कहना है, यह सुनिए। सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल स्टेबलाइज होती है या कुछ हद तक उसमें कमी भी आती है। तो मुझे लगता है ये दोनों सेगमेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ जीडीपी ग्रोथ और इंडस्ट्री, जो 250 इंडस्ट्रीज हमारे पे डिपेंड है, वो सभी एक्सेलरेट हो सकती है। तो वो जो गवर्नमेंट का सपना है 8 से 9% जीडीपी ग्रोथ लाए आने वाले 3 साल में, वो इस माध्यम से कुछ हद तक निश्चित रूप से साकार हो सकता है। जो कैश जितना चाहिए, जितना पैसा चाहिए सरकार को जी, वो पैसा अब बॉन्ड्स के थ्रू जो है एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म साथ में दिया है जी। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू जो है ये इसको पैसे को कलेक्ट करेंगे और आगे चीपर, क्योंकि ओपन कर दिया है इसको, तो चीपर रेट के ऊपर जो है ये फाइनेंसिंग जो है ये अवेलेबल भी होगी। मेरे को लगता है कम से कम 2 या 3% तक का जो है फाइनेंसिंग में जो है रेट जो है कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और मुंबई से इस वक्त मेरी सहयोगी हिमाद्री बुच ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। हिमाद्री, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे ये घर सस्ता होगा और क्या कुछ हो सकता है अब अफोर्डेबल हाउसिंग लोन को इंफ्रा लोन में बदले जाने के बाद। जी गौरव, आपको बता दें, इसका मैकेनिज्म बता दें। इसमें 3 पार्टीज जुड़ी है, बैंक है, बिल्डर है और एंड यूजर है। बैंक को आरबीआई ने फायदा दिया है कि आप कम से कम 7 साल तक इंफ्रा लेंडिंग से अपना बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं। ये अगर इन लोग जो बॉन्ड्स रेज करते हैं इसके लिए उनको CRR, जो कैश रिजर्व रेशियो, और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो रखना होता है, उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अगर उन लोग बॉन्ड से पैसा रेज करते हैं। तो ये एक लो रिस्क प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो ये कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो डेफिनेटली जो बिल्डर्स है वो लोन अपने एंड यूजर्स को बिल्डर्स को जब लोन इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा घर खरीदने वालों को भी होगा और उनको भी सस्ता घर मिलेगा। शुक्रिया आपका हिमाद्री इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर लैंड एक्विजिशन बिल से जुड़ी हुई। जी हां, जिस लैंड एक्विजिशन बिल को कांग्रेस पार्टी अपना सपना बताती रही, जिस लैंड बिल की बदौलत राहुल गांधी किसानों के हक का सवाल उठाते रहे, क्या वही लैंड बिल देश की तरक्की में आड़े आ रहा है? यह बड़ा सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार अब इसमें बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। तो क्या देश की तरक्की रोक रहा है लैंड एक्ट? 2022 तक हर परिवार को घर, 100 नए शहरों का सपना, 9% ग्रोथ की ख्वाहिश, हर साल 1 करोड़ नौकरियों की आस और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की चाहत। ये कुछ ऐसे वादे हैं जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने में किसी भी सरकार के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि इन सपनों में सबसे बड़ी अड़चन भूमि अधिग्रहण बिल बन चुका है। हम कोई एक्ट बदलना नहीं चाहते, पर हम लोग सभी राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्रियों ने, यूपीए के मुख्यमंत्रियों ने और मंत्रियों ने भी मुझे एक्ट के बारे में काफी रिजर्वेशन बताया। यही वजह है कि अब इस बिल में बदलाव की तैयारी हो रही है।
मोदी सरकार नए बिल में किसानों की सहमति को 80% से घटाकर 50% कर सकती है। वहीं किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जमीन मालिक या फिर किसानों की मंजूरी लेने के प्रावधान को खत्म किया जा सकता है। वहीं बिल के मैंडेटरी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रावधान को भी सीमित किया जा सकता है, क्योंकि इससे बड़े पीपीपी प्रोजेक्ट्स अधर में लटक सकते हैं। कुछ राज्य नए संशोधन बिल में अधिग्रहण में राज्यों को और अधिकार दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। इसी बिल को कांग्रेस और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बड़ी उपलब्धि माना था। अब आपसे जमीन ली जाएगी, 4 गुना आपको पैसा मिलेगा, और सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ उसको नहीं जिसकी जमीन है, मगर जो उसकी जमीन पे मजदूरी करेगा उसको भी पैसा मिलने वाला है। अब सवाल उठ रहे हैं कि मंदी के इस दौर में ऐसा बिल आया ही क्यों? हम ही कह रहे हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि आप हमें जमीन खुद अक्वायर करने दीजिए, लेकिन हमें लैंड एक्विजिशन बिल से बाहर रखिए। लेकिन बदलाव की तैयारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में भी हो रही है। मोदी सरकार लैंड बिल के साथ साथ रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में ब्रोकर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इससे फर्जी और धोखेबाज डीलर्स पर भी लगाम लग सकेगी। मोदी सरकार इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए इन दोनों बिलों को बदलने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात गार की। गार को लेकर कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। बजट में सरकार ने इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की, लेकिन संसद में एक सवाल के जवाब में इसे 1 अप्रैल 2015 से लागू करने के ऐलान से बाजार और इंडस्ट्री में चिंता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि नई सरकार ने इस पर अब तक कोई मन नहीं बनाया है। बजट में विवादित टैक्स नियम जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार को लागू करने पर कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बजट के बाद इस पर कंफ्यूजन है। संसद में वित्त राज्य मंत्री ने इसे 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही है, जबकि खुद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नई सरकार ने इस पर कोई मन नहीं बनाया है। बाजार को उम्मीद थी कि नई सरकार शोम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसे 1 अप्रैल 2016 से पहले नहीं लागू करेगी। गार के बाद उन निवेशकों से टैक्स वसूला जाएगा जो कर अदायगी से बचने के लिए मॉरिशस जैसे टैक्स संधि वाले देशों से भारत में निवेश करते हैं। There could be a variety of issues on what transactions constitute anti-avoidance. There could be issue on India-Mauritius treaty and things like that. Hopefully, that is all academic and maybe none of this will be necessary at all. बाजार के लिए गार पर सफाई अहम है। विदेशी निवेशकों का काफी पैसा टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों से आता है। गार का नियम 2012-13 के बजट में लाया गया था। 1 अप्रैल 2014 से इसे लागू किया जाना था। शोम कमेटी की सिफारिशों पर 1 साल तक और अमल रुक गया था। बाजार गार पर जल्दबाजी में अमल नहीं चाहता। जानकारों के मुताबिक गार के जटिल नियमों को लेकर खुद टैक्स अधिकारियों को ही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ऐसे में हड़बड़ी में लागू करने पर टैक्स विवाद बढ़ने की आशंका है। आज कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, उसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ब्रॉड है। उसके लिए लोग को वरी ये है, एंग्जाइटी ये है कि ये जो गार के प्रोविजन इतने वाइडली इंटरप्रेट हो सकते हैं कि लिटिगेशन काफी बढ़ सकता है। जानकार चाहते हैं कि सरकार गार के नियमों को पूरी सफाई के साथ लाए, सभी जुड़े पक्षों की राय ले और तभी इस पर अमल करे। तरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। अब बात करते हैं एफएमसीजी कंपनियों की। जी हां, एफएमसीजी कंपनियों के लिए वॉल्यूम ग्रोथ सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसीलिए कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपना रही हैं। सबसे ज्यादा फोकस डायरेक्ट मार्केटिंग पर है। एफएमसीजी दिग्गज HUL ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किराना स्टोर्स के मोबाइल फोन का सहारा ले रही है। ग्राहक चुनिंदा किराना स्टोर्स पर कॉल करते हैं तो उन्हें रिंग के बदले HUL के डिस्काउंट ऑफर की जानकारी मिलती है। 1820,000 HUL ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बिहार में कनखजूरा स्टेशन शुरू कर अपनी बिक्री खूब बढ़ाई। HUL का ये एक्सपेरिमेंट ग्रामीण इलाकों में डायरेक्ट मार्केटिंग यानी सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का जरिया था। HUL अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट दिल्ली और मुंबई के छोटे किराना स्टोर्स के साथ शुरू कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्राहक जिस किराना स्टोर से सामान मंगाने के लिए कॉल करेंगे, उन्हें HUL के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर की जानकारी मिलेगी। एड गुरु मानते हैं कि ग्राहकों से जुड़ने के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग से बेहतर कुछ नहीं है। कंपनी हमारे बारे में अच्छा सोच रही है और ये सब जो ऑफर्स ला रही हो कंपनी,
कस्टमर लोगों तक सब पहुंचा रही है। एफएमसीजी कंपनियां लंबे समय तक बिक्री बढ़ाने के लिए केवल टेलीविजन चैनलों और अखबारों को ही अपनाती थीं। एफएम रेडियो की लोकप्रियता का फायदा भी कंपनियों ने उठाया, लेकिन पुराने माध्यमों के मुकाबले मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या ज्यादा है, बिजली पर निर्भरता कम है और सीधे संवाद होता है। किराने की दुकानों को उठाएंगे तो दे कैन कम्पीट विद द मॉल्स। तो फिर अभी कंज्यूमर का चॉइस है, आप किसके पास जाइए। इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल कर एफएमसीजी कंपनियां ये भी बता रही हैं कि भले ही बड़े रिटेल स्टोर्स को लेकर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, लेकिन अब भी उनके लिए ट्रेडिशनल किराना स्टोर काफी अहमियत रखते हैं। आप भले ही अपने ग्रोसरी की शॉपिंग किसी मॉल या सुपरमार्केट से करते हो, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की घटी बढ़ी जरूरतों के लिए आपको किराना स्टोर का ही रुख करना पड़ता है। ऐसे में किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय किराना स्टोर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। उधर सत्यम कंप्यूटर्स के प्रमोटर्स को सेबी से झटका लगा है। सेबी ने सत्यम कंप्यूटर्स के पूर्व प्रमोटर्स रामालिंगम राजू और 4 अधिकारियों को 1850 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रमोटर्स से जनवरी 2009 से 12% ब्याज भी वसूलने का आदेश दिया गया है। सेबी ने 45 दिनों के भीतर यह रकम जमा करने को कहा है। सेबी ने गलत तरीके से कमाई करने पर यह आदेश सुनाया है। वहीं सेबी के पास संपत्तियां जब्त करने का भी अधिकार है। कानून में बदलाव के बाद सेबी संपत्ति की नीलामी से यह रकम वसूल सकती है। उधर 1.5 साल पहले अहमदाबाद से करोड़ों रुपए का घोटाला करके विदेश भाग गए साई इन्फोसिस्टम लिमिटेड के मालिक सुनील कक्कड़ को विदेश से पकड़कर अहमदाबाद लाया गया है। सुनील फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन बैंकों और उनके कर्मचारियों के फंसे करोड़ों रुपए वापस आएंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यह है सुनील कक्कड़, साई इन्फोसिस्टम लिमिटेड का मालिक। करीब 1300 करोड़ का घोटाला कर मार्च 2013 में सुनील कक्कड़ विदेश भाग गया था। कक्कड़ कई सरकारी और निजी बैंकों से 1035 करोड़ के लोन और अपने 1400 कर्मचारियों का 1 साल का पीएफ और सैलरी दिए बिना आर्थिक दिवालिया होने से बचने के लिए विदेश भाग गया था। लेकिन दुबई और लाइबेरिया जैसे देशों में छुपते फिर रहे सुनील को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगभग जितना अभी तक की तपास में खुला है उस हिसाब से 1200-1300 करोड़ तक का कौभांड निकल सकता है। सुनील कक्कड़ की कंपनी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा किया। सैम पित्रोदा के हाथों 2012 में उनकी कंपनी के वीडियो फोन BSNL के साथ लॉन्च किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई बार सरकार के साथ भागीदारी की और ऐसा दिखावा किया कि SIS अव्वल दर्जे की IT कंपनी है और एक ही कागजात अलग अलग बैंकों में दिखाकर SBI से 381 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर से 60 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 112 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक से 117 करोड़, इलाहाबाद बैंक से 65 करोड़ और IDBI से 57 करोड़ का लोन ले लिया। इसके अलावा इसने अलग अलग बैंक से लगभग 940 करोड़ रुपयों का इसने लोन लिया और जो वैल्यूएशन है, जो इसने मॉर्टगेज के लिए जो प्रॉपर्टी जो रखी थी वो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं था, लगभग 150-200 करोड़ रुपए का ही वैल्यूएशन था और उसके एवज में 940 करोड़ रुपए इसने लिए। तो इस प्रकार से ये कौभांड करके और लाइबेरिया जो वेस्ट अफ्रीका में एक देश है वहां भाग गया था। सुनील पहले 7 दिन और अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो सुनील कक्कड़ से घपले का राज उगलवाए और कर्मचारियों के फंसे पैसे उन्हें वापस दिलाए। 1300 करोड़ रुपए का आर्थिक घोटाला करके पिछले 1.5 साल से भागता फिरता सुनील कक्कड़ आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैंकों के और उनके कर्मचारियों के जो करोड़ों रुपए बकाया है, क्या वो उनको वापस मिलेगा? केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और अब बात बाजार की। लगातार 5 दिन गिरावट दिखाने के बाद आज बाजार में जबरदस्त तेजी दिखी है। सेंसेक्स 222 अंक और निफ्टी 73 अंक चढ़कर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 2 से 2.5% चढ़े हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक, कैपिटल गुड्स, रियल्टी शेयर 2.5 से 3% चढ़े। पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल, ऑटो शेयर 1.25% मजबूत हुए। और बाजार के जानकारों की माने तो मौजूदा स्तरों से बाजार में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। काफी मार्केट में यूफोरिया हुई थी, लॉन्ग बिल्डअप हुई थी, तो ऑब्वियसली हमने जहां पर इतनी जबरदस्त बढ़त देखे हैं
तो यहाँ पर 100-200 पॉइंट गिरावट या करेक्शन कहिए, इसको इस पे कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए। हमारा मानना है कि शायद मार्केट में अगर करेक्शन अभी भी आती है तो 7300 शायद वहां तक एक करेक्शन आ सकता है। उसके अलावा आई थिंक मार्केट में ज्यादा करेक्शन की यहाँ पर शायद चांस नहीं है। और ऑन द अपसाइड जैसे आज का थोड़ा बहुत मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली कल शाम को जो देख रहे थे उसमें भी लग रहा थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो आज का आई थिंक मार्केट काफी क्रिटिकल रहा है। और वेद प्रताप वैदिक के मामले से जुड़े मामले से एक बड़ी खबर आ रही। जी हां, वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात के बारे में उच्चायोग को कोई जानकारी नहीं थी, ये कहना है पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग का। उच्चायोग को मुलाकात की जानकारी नहीं थी। आज विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी हाई कमीशन से और ये रिपोर्ट आ गई है। विदेश मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी थी उसके जवाब में हाई कमीशन ने कहा है कि उन्हें वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ पता नहीं था कि वेद प्रताप वैदिक किससे मिलने जा रहे हैं, कब मिलने जा रहे हैं, और हाफिज सईद से उन्होंने मुलाकात की कोई जानकारी नहीं दी थी। तो बड़ी खबर सरकार ने जो आज संसद में कहा, कहीं ना कहीं उच्चायोग ने वही आज अपनी जवाब में भी कहा है। उधर वेद प्रताप वैदिक और आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। जी बिजनेस के शो बिग स्टोरी बिग डिबेट में बीजेपी कांग्रेस के नेता के बीच आज तल्ख बहस हुई। अगर डिबेट करना है तो सबसे पहले संजय निरुपम की पूरी बात होनी चाहिए, उसके बाद ही श्रीकांत शर्मा डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने बदतमीजी की है, मैंने उनकी पूरी बात सुनी और जब मैं उसका जवाब देने लगा मुझे नहीं बोलने दिया गया, अब नहीं बोल पाएंगे। सीधी बात है। लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों के मुद्दे जो आते हैं उसका जवाब कैसे दिया जाता है, ये सीखना चाहिए। राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया है और आज तुम्हारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नकार चुके हैं, ये तुम्हारा अहंकार है। ओके, कमाल फारूकी ऐसे कहां से ऐसे लोगों को ले आते हैं आप लोग? ओके, डोंट मेक बोलने का तमीज नहीं है, जिनको बात करने का ढंग नहीं मालूम है, जिनको डिबेट का डिकोरम नहीं मालूम है। निरुपम एक सीरियस मुद्दा गंभीर। ओके, प्लीज मेंटेन डिसेंसी ऑफ डिबेट, प्लीज मेंटेन डिसेंसी ऑफ डिबेट सर, प्लीज संजय निरुपम। लेट मी कम इन प्लीज हमेश। ओके, कमाल फारूकी यू प्लीज कम इन नाउ। ओके, और ये पूरी डिबेट आप आपसे कुछ ही देर में रात 9:30 बजे देख सकते हैं सिर्फ जी बिजनेस पर। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जवाब के दौरान हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात की कड़ी निंदा की है। साथ ही कहा है कि सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। कि भारत सरकार वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मीटिंग को पूरी तरह डिसअप्रूव करती है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हिडन एजेंडा या कोई बैक चैनल हो। कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं। जो बात अभी कही नरेश अग्रवाल जी ने, मैंने अभी तक नहीं सुनी कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर को पता था। पहले भी हाई कमिश्नर के बारे में सवाल आया तो मैं बता दूं कि हमने हाई कमिश्नर से इस पर फुल रिपोर्ट मांगी है। अभी वो रिपोर्ट अपेक्षित है, वो रिपोर्ट आई नहीं है। हमने हाई कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी है और मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि वो रिपोर्ट आने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाई कमिश्नर ने क्या। थैंक यू वेरी मच। और जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी सुषमा स्वराज, उसका हमने आपको अपडेट दिया। रिपोर्ट आ चुकी है और उच्चायोग ने कहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में आज ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है। फोर्टलेजा शहर में हो रहे इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के विकास बैंक का ऐलान हो सकता है। साथ ही ब्रिक्स देशों को कैसे आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जाए, इसकी रणनीति पर भी बात की जाएगी। वैसे तो ये ब्रिक्स समिट का 6वां साल है, लेकिन इस बार ब्राजील सम्मेलन जरा हटके है। दुनिया के तकरीबन 43% लोगों के समूह ब्रिक्स का कूटनीतिक मिशन शुरू हो चुका है। और भारत के लिए इस बार का ये समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपने तमाम अलग आइडियाज के साथ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ब्राजील के पूर्वोत्तर तटीय शहर फोर्टलीजा में हो रहे इस खास सम्मेलन में कई अहम एजेंडे हैं जो भारत के साथ साथ दुनिया के लिए नई दिशा तय करने वाले हैं। ब्रिक्स में सबसे बड़ा एजेंडा बनेगा ब्रिक्स का विकास बैंक।
ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत सभी सदस्य देशों की बराबर की साझेदारी चाहता है। भारत इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह अमीर देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक पर एकाधिकार न हासिल हो जाए। भारत की कोशिश है कि ये बैंक 2016 से कर्ज देने की स्थिति में आ जाए ताकि विकासशील देशों की जरूरतें पूरी हो सकें। जहां तक फोर्टलीजा ब्राजील का सवाल है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके देशों ने कैसे तय किया है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की यही होगी कि $100 अरब का जो अपना बैंक स्थापित करना चाह रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो स्थापित करना चाह रहे हैं ब्रिक्स देशों के नेता, वो किस तरह आगे बनता है। फिलहाल बात यह है कि $10 अरब सारे देश मिलाएंगे और $50 अरब दुनिया के दूसरे देशों को फिर इनवाइट करेंगे। यानी मेजर स्टेक होल्डर्स जो रहेंगे इस बैंक के, वो भारत और दूसरे 4 देश रहेंगे ब्रिक्स के, और दूसरे जितने देश हैं उनको कहा जाएगा कि वो छोटा छोटा स्टेक चाहे तो इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये वो देश है जो बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। तो इस बैंक में जो भी पैसा डालेगा उसको फायदा ही फायदा होना है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। वो चाहता है कि इस समूह के सभी देशों के आपसी रिश्ते ज्यादा मजबूत हों और इसी वजह से रूस के साथ भारत ने तमाम व्यापारिक और रक्षा संबंधों को हमेशा तरजीह दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक पर 2012 में सबसे पहले दिल्ली सम्मेलन में ही बात उठी थी और पिछले डरबन सम्मेलन में बैंक के गठन पर सदस्य देश राजी हो गए थे और उम्मीद की जा रही है कि छठे शिखर सम्मेलन में इस पर मोहर लग जाएगी। फोर्टलीजा के बाद कल यानी 16 जुलाई को ब्राजीलिया में ब्रिक्स देशों की ये शिखर बैठक होगी। बैठक में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार और विश्व शांति जैसे मसलों पर भी बात होगी। आकाश सोनी, जी मीडिया, फोर्टलीजा, ब्राजील। और अब बात यूपीएससी की करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न पर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। सिविल सर्विस इम्तिहान पर सरकार ने यूपीएससी से कहा है कि जब तक सिविल सर्विस के सिलेबस का मुद्दा साफ नहीं हो जाता तब तक इम्तिहान को पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही है। और अब बात करते हैं मानसून में आ रही नई गाड़ियों की। जी हां, जर्मनी की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोक्सवैगन ने अपनी हैचबैक पोलो का नया वर्जन लॉन्च किया है और इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही वेरिएंट्स शामिल हैं। नई पोलो में 1.2L MPI, 1.2L TSI और नया 1.5L TDI डीजल इंजन है। नई पोलो में लगाया गया है 1.5L TDI इंजन 90 PS की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो फिलहाल न्यूज टुनाइट में बस इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।